दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उसमें लगभग ये सब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आज हम आपको 20-20 क्वेश्चन जो है इतिहास में जो है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इसका जो है 20-20 क्वेश्चन करवाएंगे। और साइंस का जो है 20-20 क्वेश्चन। साइंस में भी 3 पार्ट है और इतिहास में भी। तो साइंस का भी 20-20 क्वेश्चन होगा। हम सब मिलकर क्विज करेंगे, देखते हैं कौन आगे जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले इतिहास से शुरू करते हैं। इतिहास में प्राचीन से शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता से शुरुआत करते हैं। उसके बाद आता है वैदिक काल, महाजनपद, धार्मिक आंदोलन, राज। 20 क्वेश्चन के बात किए हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ये तो फ्रंट पेज पर भी लिखा हुआ था, देखते हैं सही है कि नहीं। वैसे तो कई विद्वानों ने तो कोई 3200 से 2150, कोई 2800 से 1750, कोई 2200 से 1550, ऐसे कई विद्वानों ने अलग अलग जो डेट दिया है। लेकिन कार्बन 14 पद्धति जो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व जो है सबसे बेस्ट माना है, इसलिए ये सही होना चाहिए और सही हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र सभ्यता। कहने का मतलब यही समय जो है इसके समकालीन और कौन सभ्यता का जो है विकास हो रहा था, और सेम मतलब ये भी चल रहा था, और उसी समय वहाँ भी दूसरे देश में भी सभ्यता का विकास हो रहा था और फल फूल रहा था और वह भी चल रहा था। यही बात जो है इसमें कहा गया है। तो देखते हैं सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। देखते हैं मिस्र की सभ्यता में नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता ये सही आंसर है। आपका अगर आंसर सही हो तो कमेंट कर देना है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार में तो नहीं था। बंगाल भी नहीं सुने हैं और उड़ीसा भी नहीं सुने हैं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल ये होना चाहिए। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान ये होना चाहिए। हाँ सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटरा में, शायद सुरकोटरा में घोड़े के अवशेष मिले हैं सिंधु सभ्यता की। सुरकोटरा एक जगह का नाम होगा, वहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जो है शायद कालीबंगा राजस्थान में होना चाहिए। राजस्थान देखते हैं। हाँ राजस्थान में जो कालीबंगा से बहुत सारे अवशेष भी मिले हैं, जैसे गेहूँ सुने, देखते हैं आगे होगा, और सब अवशेष मिले हैं कालीबंगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया जाता था? किन मुद्राओं का उपयोग किया जाता था आपको बताना है। सेल खड़ी, इसको जो कहते हैं स्टेटाइट। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? हड़प्पा काल के निर्माण में सेल खड़ी देखते हैं। सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। ताम्रपाषाण उस समय, हाँ कांस्य युग जो है कांस्य युग के ही थे। उसके पहले तांबा का प्रयोग
जो है बहुत पहले हो चुका था। कौन सी मतलब कौन सा जो बनता था तांबा, और 90% 85% जो है तांबा, और 15% 15% टीन मिला करके कांस्य बनाया जाता है, इसलिए इसे कांस्य युग भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय, मुख्य जो रोजगार क्या था, कार्य क्या करते थे? मुख्य पशुपालन, शिकार, कृषि ही उस समय का प्रमुख कार्य होना चाहिए। नहीं, व्यापार। व्यापार क्या करते थे? नहीं, कृषि तो उस समय नहीं हुआ था, इसलिए व्यापार ही मुख्य कार्य थे। जो उस समय और जो सभ्यता जो विख्यात हुए थे, उधर वहाँ से व्यापार क्या करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। जाहिर सी बात शहरी होगी, वहाँ जो बड़े बड़े मकान ईंटे के बने, मिट्टी के बने, मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, बहुत सारे अवशेष, खेलने के खिलौने, और ये फैला हुआ था भारत से पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक। शहरी है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए गए जाते थे? किससे? ईंट से। लकड़ी से तो हो नहीं सकता, बांस से तो हो नहीं सकता, पत्थर से हो नहीं सकता। यह सब अब शायद सुने भी नहीं है कि मिले हैं। ईंटें तो बहुत सुने हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास। जो कौन सी युक्त था? कपास उगाने में जो है सर्वप्रथम। जैसे कि और सब देश में जो आजकल आप सुनते होंगे कि किस देश में ज़्यादा सोना है, किस देश में ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है, उसी तरह जो है कौन सी उत्पादन में ज़्यादा उत्पादन यहाँ होता था। वैसे भंडारण के बाद अलग है, जिसके अंदर जितना भंडारण है, भंडारण जैसे पेट्रोल है, क्रूड ऑयल का भंडारण इस देश में, अमेरिका में जो उत्पादकता ज़्यादा है, भंडारण कम है। जैसे सऊदी अरब में सुनते हैं वहाँ भंडारण ज़्यादा है, इराक इस सब में इस तरह। 9-2 चलिए, इसका हो गया। दोस्तों अब मध्यकालीन में आते हैं, 10 क्वेश्चन इसका भी मारते हैं, देखते हैं क्या होता है। 650 से 1206 सल्तनत काल, जो मुस्लिम का आगमन होता है, क्या नाम उसका रहता है? मोहम्मद क्या था? कमेंट कर दीजिएगा, नाम थोड़ा भूल गए हैं। तो पूर्व मध्यकाल 650 से 1206 ईस्वी तक, ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं है। उत्तर भारत राजपूत काल। चलिए शुरू करते हैं। लेवल 1, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः क्या माना जाता है? पूर्व मध्यकाल। एक मध्यकाल भी जो है, उत्तर मध्यकाल भी, इसके बाद ही मध्यकाल ही रहा है 1700, जब जो औरंगजेब की मृत्यु होती है उतना, उसके बाद जो आधुनिक काल शुरू होता है, उसके पहले मध्यकाल ही होता है। तो यहाँ क्या कर रहा है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 से 1200 ईस्वी तक का समय, 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः क्या माना जाता है? संक्रमण काल, राजपूत काल, भारत पर तुर्क आक्रमण का काल, राजपूत काल, संक्रमण काल, राजपूत काल, तुर्क आक्रमण हुआ था, ऐसे ही है राजपूत काल। ऐसे जो उपयुक्त सभी होता है, हो जाता है कि 95% जो उपयुक्त सभी यही सही होगा, या उपयुक्त में सभी होता। वैसे तो संक्रमण काल का मतलब क्या होता? सब मिल गया था। राजपूत मतलब राजपूत का काल, ऐसा तो नहीं लगता। भारत का तुर्क आक्रमण, ये तो लगता है। ऐसे उपयुक्त सभी में देखते हैं, लेकिन नहीं, राजपूत काल था। अच्छा,
712 ईस्वी में सिंध पर अरबों का आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था? अच्छा, सिंध पर जब आक्रमण हुआ था 712 से पूर्व में, तो वहाँ का शासक कौन था? 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों का आक्रमण के समय, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? अरबों का जिस समय आक्रमण हुआ था, सिंध पर जो आक्रमण किया था, वहाँ का शासक कौन था? दाहिर था शायद। देखते हैं, दाहिरा। हाँ, दाहिरा सही है। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने वाला श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा, हाँ, यही था, मोहम्मद बिन कासिम सर्वप्रथम भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, दिया जाता। उसने किस वर्ग को इस कार्य से पूर्णतः मुक्त रखा था? मोहम्मद बिन कासिम जो है, जिस राजा को जीत लिया था, उसके 2 पुत्री को वो लेके बंदी बना के लेके गए थे। उसने जब वो जो मुस्लिम सबका एक गुरु होता है जैसे तुर्क में, उस समय गुरु था। अभी तो जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय या प्रथम विश्व युद्ध में जो है उसका पद जो है ख़त्म हो गया था। तो उस पुत्री ने, दोनों पुत्री ने उसे उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि इन जो मोहम्मद बिन कासिम जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तो गलत व्यवहार। तो मोहम्मद बिन कासिम को उसके गुरु ने मतलब सज़ा दे दी, इससे उसको मृत्युदंड दे दिया। और बाद में बोला कि हम झूठ बोल रहे थे, बाद में उन दोनों को भी मृत्यु की सज़ा दे दी। तो सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। अच्छा, इस किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा गया था? सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय। अच्छा, आपको जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जजिया कर लगाने वाला। अब जजिया कर क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। जजिया कर लगाने वाला तो हम जान गए मोहम्मद बिन कासिम है। जजिया कर क्या होता है? उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? बुद्धों को। मुसलमानों को, अच्छा, ब्राह्मणों को जो है मुक्त रखा था, ये गलती की। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर, मलेच एक जात होता है, वो त्रस्त होकर, इसके अत्याचार से त्रस्त होकर कोरोना संकट के बीच देश में आए भूकंप दहशत में भागी लोग। देखो, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि विशिष्ट अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया? किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर? कोई ग्रंथ लिखा होगा, उसमें उल्लेख किया गया है कि मलेच्छ एक जाति होता होगा, जाति है, अत्याचार से त्रस्त होगा। मलेच्छों का जो है किसी पर अत्याचार, मलेच्छ जात के लोग किसी पर अत्याचार कर रहे थे, तो महर्षि विशिष्ट जो अत्याचार विनाश हेतु आबू पर्वत पर महर्षि विशिष्ट ने अत्याचारियों के विनाश हेतु मलेच्छों जो अत्याचार कर रहा था, तो महर्षि विशिष्ट ने अत्याचारियों के विनाश हेतु उसके विनाश के लिए आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। अच्छा, मलेच्छ जब अत्याचार कर रहे थे किसी के ऊपर, तो महर्षि विशिष्ट ने आबू पर्वत पर, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन छिपे रहते हैं, तो आपको कह सकता है कि महर्षि विशिष्ट ने किसके अत्याचार के विरुद्ध जो है आबू पर्वत पर यज्ञ किया था? तो आपको बताना मलेच्छों। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, मलेच्छों के अत्याचार के कारण किस ऋषि ने आबू पर्वत पर उसके विरुद्ध अत्याचार किया था? महर्षि विशिष्ट ने। आबू पर्वत यज्ञ क्या एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों, देखिए, जब यज्ञ किया वहाँ से 4 राजपूत जो है, कुल मतलब, कुल का मतलब हो गया कि जैसे परमार
चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार, वंश हो गया। कुल का मतलब हो गया वंश, जो अलग अलग जात का जो होता है वो अलग अलग कुल। परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। अच्छा, वहीं से जो है परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। जब महर्षि वशिष्ठ जब आबू पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, मलेच्छों के विरुद्ध जो अत्याचार वो कर रहे थे, उसके विरुद्ध जब वो तपस्या कर रहे थे, वहाँ में 4 जो कुलों का जन्म हुआ, राजपूत कुलों का। परमार में चालुक्य, सोलंकी में प्रतिहार, चौहान का जन्म। जैसे यहाँ परमार, चालुक्य, यहाँ से प्रतिहार, चौहान का जन्म, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म। यहाँ 4 बता रहे हैं राजपूत कुलों। तो यहाँ परमार है, चालुक्य है, सोलंकी है, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। तो इसमें बोल क्या रहा है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। यह यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूतों को परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। अच्छा, किस ग्रंथ में उल्लेख है? अच्छा, ये बताना है किस ग्रंथ में उल्लेख है। रामायण में, मनुस्मृति में। अच्छा, पृथ्वीराज रासो में है, पृथ्वीराज रासो में। दिल्ली का दिल्ली नगर की स्थापना किससे की? दिल्ली का नगर की स्थापना किसने की? पहले दिल्ली का दिल्ली कहा जाता था। चौहानों ने, तोमरों ने, परमारों ने, प्रतिहारों ने। दिल्ली का दिल्ली नगर की स्थापना की थी परमारों, प्रतिहारों, चौहानों, अच्छा तोमरों ने की थी। दिल्ली का दिल्ली नगर की स्थापना तोमरों ने की थी। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ, टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण किया है? उस शासक का नाम, आपको नाम बताना है उस शासक का जिसने निर्माण किया है विजय स्तंभ का। उस शासक का नाम बताना है जिसने निर्माण किया है विजय स्तंभ का। राजा कुंभा, राणा संगा, राणा रतन सिंह, राणा हमीर को बताना है। राणा संगा ने, राणा कुंभा जो है सही है, जिसने कुंभा जो है विजय स्तंभ, टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण किया। टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण किया राणा कुंभा। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला अफगान, मंगोल, अरब। अफगान, तुर्क का आक्रमण था ना। पहले तुर्क का आक्रमण हुआ, फिर अरब, अफगान, मंगोल। देखते हैं ना। अच्छा, अरब आक्रमण हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम जो अरब के थे। माना जाता है कि एक बार इराक से श्रीलंका, अरब के आक्रमण के पहले कि श्रीलंका, इराक से जो है श्रीलंका के लिए कुछ सामान भेजे गए थे इराक के राजा द्वारा श्रीलंका के राजा को। माना जाता है, कहा गया है कि भारत से होते वो जा रहे थे, उसी समय जो सारा सामान जो है भारत के लोग ले लिए थे, इसीलिए जो है वो गुस्सा के आक्रमण किए थे, ऐसा बोला था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? चंदब बरदाई ने। हमारे तो ऐसे लिखे होंगे सही। अच्छा, पूर्व मध्यकालीन आपको पूछेगा, पूर्व मध्यकालीन ईस्वी बताइए, तो आपको बताना है। अब जो बताया था 650 से 1210 ईसा पूर्व तक, पूर्व मध्यकालीन जो है इस तरह बताना है। भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियां का मेल बैठाएं। भारत के राजवंशों के राजधानियां, प्रतिहार, कन्नौज, चंदेल, खजुराहो, वो यहाँ लिखा हुआ है।
अच्छा, यहाँ से ए का जो है 1 सही है, प्रत्याहार का कन्नौज है, बी का 2 सही है, चंदेल का खजुराहो है। आपको याद रखना प्रत्याहार कन्नौज, प्रत्याहार का राजधानी क्या था? कन्नौज है, प्रत्याहार कन्नौज है। पड़ी कनो प्रत्याहार का प्रत्याहार का कन्नौज, याद हो गया होगा। चंदेल का खजूर, चंदेल खजूर, ऐसे याद रखिएगा। चंदेल का क्या है? खजूर। चंदे खजूर, चंदा खजूर, कह देना चंदेल का खजूर, चंदा खजूर। प्रति कन्नो, प्रत्याहार कन्नो, चंदू खजूर, चंदे खजूर, चंदा में खजूर मिल रहा था क्या? अच्छा, चंदू खजूर, चंदेल का खजूर। परमाण का धार, मारधार, परमाण का धार, मारधार, परमाण का धार। अच्छा, ये देखते हैं, सी का 3, डी का 4। हाँ ठीक है। तो हो गया। प्रति का कन्नौज, चंदे का खजूर, चंदा खजूर, माड़ का धार, परमाण धार, चोलुक्य सोलंकी का अनहिल वाड़ा, चोलुक वाड़ा, सोलंकी वाड़ा, चोलुक्य अनहिल वाड़ा, सोलंकी अनहिल वाड़ा, चोलुक्य अनहिल वाड़ा, सोलंकी अनहिल वाड़ा। है, खत्म हो गया लगता है क्या? लास्ट क्या? वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिरों जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? देखो, पहले याद रखना, वर्ष 1100 ईस्वी में, 1100 ईस्वी अभी कितना हुआ है? अभी 2000 कितना चल रहा है? 22 कुछ ज़्यादा, जैसे 2020 चल रहा है ना, तो 220 है, ज़्यादा हो गया। वर्ष 1100 ईस्वी निर्मित मंदिर, मतलब 19-20 हो सकता है थोड़ा। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर, 11 ईस्वी में किसी मंदिर का निर्माण किया गया था भुवनेश्वर के अन्य। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा का राज्य, उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है। मंदिरों का प्रधानता रखता है, कौन सा है? वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? आपको याद रखना है, वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित, वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित भुवनेश्वर के मंदिर प्रधानता रखता है। अच्छा ठीक है। राजा रानी मतलब किस पे था? कंदरिया महादेव, त्रिभुवनेश्वर, लिंगराज। देखो, त्रिभुवनेश्वर, इसमें भी जो है भुवनेश्वर कुछ मिला हुआ है, ऐसा देखते हैं एक बार कोशिश करके। हाँ है, सही बात है। थोड़ा मैच खा जाता है, जैसे उसका शब्द ऐसा शब्द से मिलता है तो ठीक। अरे बाप रे बाप, उल्टा हो गया भाई। अच्छा कोई बात नहीं, हार जीत तो जिंदगी में लगा रहता है। आज जीते हैं कल हारेगा, आज सुख है तो कल दुख है। भगवान राम कहते हैं कि विधि के विधान। जब लक्ष्मण जी गुस्सा होकर बोले थे कि हम सीता माता को नहीं छोड़ के जाते वन, तो आज सीता माँ रावण के पास नहीं होती, हम लोगों को इस तरह नहीं करना पड़ता। राम जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मूर्खों की तरह बात कर रहे हो, ज्ञानी व्यक्ति इस तरह बात नहीं करते। अगर सीता माँ वहाँ नहीं जाती तो राक्षसों का अंत सफाया नहीं होता। ये ऋषि महर्षि सभी लोगों को परेशान करते रहते हैं, इसलिए विधि में जो लिखा है वही होता है, और अच्छे कर्म करने वालों के साथ अच्छा ही होता है। दोस्तों अब आते हैं आधुनिक काल पर।
अब देखते हैं आधुनिक काल जो है बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, बड़े बड़े नेता महानेता हुए इस समय के। आधुनिक क्रांति, चलो देखते हैं क्या है। ब्रिटिश सत्ता पर विस्तार, बंगाल में सूर, पंजाब आदि के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि बंगाल में सूर, पंजाब आदि के संदर्भ में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। कहने का मतलब ये सबसे लड़ाई हुआ, जीत हासिल किया। देखते हैं थोड़ा क्या है।